Hello, my dear students. So, fit and fine? Very good. Well, children, today we will solve the back exercises, including question answers of chapter 6, Helen Keller, from grade 5, Hindi literature book, Sunehri Dhoop. The explanation of the chapter has already been shared through this channel. I hope these notes too shall be of great use for you all. Thank you. पाठ 6 हेलेन केलर, पृष्ठ संख्या 52 अभ्यास। पहले एक नज़र शब्दार्थ पर। विषम, कठिन। इच्छा शक्ति, किसी काम को मन के अनुकूल मतलब अनुसार, मुताबिक करने की शक्ति, जिसे विल पावर बोलते हैं। परास्त करना, हराना। दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड। क्षीण, कमज़ोर। भ्रमण, घूमना। बदौलत, के कारण, जैसे अपनी मेहनत की बदौलत मैं यह स्थान हासिल कर पाया, यह सब हासिल कर पाया, तो बदौलत का मतलब के कारण। संबल, सहारा, सपोर्ट। अपंगता, विकलांगता, जिसको आजकल दिव्यांगता बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अनूठी, अद्भुत, अनोखा, अनोखी। बधिर, जो सुन नहीं सकता, जिसको बहरा भी बोलते हैं, इंग्लिश में डेफ। अनुरोध, आग्रह, निवेदन या रिक्वेस्ट। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। ध्वस्त, बर्बाद या नष्ट, जिसको डिस्ट्रॉयड बोलते हैं इंग्लिश में। आगे है, पाठ को समझें। पहला प्रश्न है, सही शब्द पर टिक का निशान लगाओ। हेलेन की पहली गुरु कौन थी? तो यह आप स्वयं पाठ पढ़कर इस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर टिक मार्क किया है, उनकी माँ। तो आप इसका उत्तर है, कौन थी? उनकी माँ। ख, हेलन केलर ने किस लिपि में अनुवाद किया? ब्रेल लिपि में। ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड पीपल जिसको फील करते हैं, डॉटेड होते हैं, उस पर जो साइंस होते हैं डॉटेड होते हैं, जिस पर उंगली चलाकर अनुभव करके जो ये ब्लाइंड पीपल होते हैं उसको पढ़ या समझ सकते हैं। आगे ग, हेलन की माँ ने समाचार पत्र में किस संस्था के बारे में पढ़ा? तो किसके बारे में पढ़ा? परकिंस के बारे में। अगला है, हेलन केलर ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया? कितनी बार किया? 6 बार। आगे है, हेलन केलर को किसका शौक था? घुड़सवारी का। तो इस पर आप टिक लगाएं। आगे है प्रश्नों के उत्तर। पहले है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक में पहला प्रश्न है, हेलन केलर के माता पिता का क्या नाम था? वैसे तो यह प्रश्न भी आप स्वयं कर सकते हैं पाठ में से ढूंढकर, पर मैंने आपके लिए यहाँ पर आपके लिए शेयर किए हैं, तो मैं उनको पढ़ रही हूँ। उत्तर पहला है, हेलन केलर की माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। ख, हेलन के पिता क्या करते थे? उत्तर, हेलन के पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। संपादक मतलब एडिटर। ग, हेलन केलर का जन्म कब हुआ? उत्तर, हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका में हुआ। घ, जन्म के समय हेलन कैसी बच्ची थी? उत्तर, जन्म के समय हेलेन एक स्वस्थ व सुंदर बच्ची थी। अंतिम प्रश्न मौखिका, बुखार ने बच्ची को क्या बना दिया? उत्तर, बुखार ने बच्ची को नेत्रहीन और बहरा बना दिया था। नेत्रहीन मतलब ब्लाइंड, बहरा मतलब डेफ। आगे लिखित प्रश्न है, क, शारीरिक अपंगता को कैसे परास्त किया जा सकता है? परास्त मतलब हराना, डिफीट करना। उत्तर, अपनी हिम्मत, हौसले और विश्वास के बल पर शारीरिक अपंगता को परास्त किया जा सकता है। ख,
हेलन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को क्या समझाया? उत्तर, हेलेन केलर ने चाय पार्टी में लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। ग, हेलेन के बचपन के सबसे कठिन दिन कौन से थे? उत्तर, बचपन में एक तेज बुखार ने हेलेन को नेत्रहीन व बहरा बना दिया था। उसके ठीक होने की भी कोई आशा न थी। ये दिन उसके बचपन के सबसे कठिन दिन थे। आगे है, एनी सुलिवन ने हेलन को कैसे प्रशिक्षित किया? उत्तर, एनी सुलिवन ने अपने प्रेम, धैर्य व लगन से हेलेन को प्रशिक्षित किया। आगे प्रश्न है अगला, हेलेन के किन शब्दों से पता चलता है कि वे हार ना मानने वाली महिला थी? उत्तर, हेलेन ने एक बार कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूची नहीं फेर सका। कूची मतलब ब्रश, मतलब उसको डिलीट नहीं कर पाया। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलेन के इन शब्दों से पता चलता है कि वे हार ना मानने वाली महिला थी। अगला प्रश्न है, दृढ़ निश्चयी व स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है? उत्तर, जीवन में हर परिस्थिति से जूझने और सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चयी व स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श कैसे बन जाते हैं? उत्तर, कुछ लोग अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में भी, विषम मतलब डिफ़िकल्ट या और जो सिचुएशंस हैं, विषम परिस्थितियों में भी ना घबराकर जब उनसे हिम्मत और हौसले के साथ जूझते हुए, जूझना मतलब स्ट्रगल करना, स्ट्रगलिंग, जूझते हुए अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो ऐसे लोग अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो इसके पश्चात है, प्रश्न उत्तर के पश्चात है, भाषा को समझें। यहाँ पे पहला प्रश्न है, संज्ञा या जो बॉक्स में लिखा मैं पढ़ रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। तो कारक भी मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर आप सबके लिए शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि इसका क्या तात्पर्य है, किसने किया, कैसे किया, किसके लिए किया, ये सब जो हमें ज्ञान है, जिन शब्दों से पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें परसर्ग कहते हैं। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, जैसे ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, मैं, पर, हे, अरे आदि। तो ये जितने साइंस हैं, जितने ये मैंने पढ़े हैं, इन्हें कारक या कारकीय विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। तो आगे उन्होंने प्रश्न क्या दिया है, सही परसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ पे साइड में बॉक्स में ये सब चिन्ह दिए हुए हैं, आपने वाक्य को पढ़ना है और वहाँ से बॉक्स में से सही चिन्ह जो है विभक्ति चिन्ह उसके मीनिंग के अनुसार वहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर मैंने ये भी आपके लिए सॉल्व किया है, तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। पहला है, हेलेन परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी, तो यहाँ पे से भरा। अगला है, हेलेन डैश चाय पार्टी डैश का आयोजन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेलेन ने चाय पार्टी का आयोजन किया, तो ने और का यहाँ पे हमने प्रयोग किया। आगे है, एनी डैश हेलेन डैश प्रशिक्षित किया, तो यहाँ पे एनी ने, एनी कौन थी, उसकी जो प्रशिक्षिका थी, उसकी जो टीचर थी, ने हेलेन को प्रशिक्षित किया, मतलब ट्रेंड किया। ध्वस्त संसार सुख डैश रोशनी डैश आबाद हो सकता है, तो ध्वस्त मतलब डिस्ट्रॉयड, संसार सुख की रोशनी, कौन सी रोशनी, सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। आगे है, हेलेन डैश संरक्षिका एनी सुलिवन बनी, तो हेलेन की संरक्षिका। उसके बाद है अंतिम जो वाक्य है, उन्होंने अपनी कमजोरियों डैश विजय प्राप्त की, कमजोरियों पर। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसार र के रूप वाले 3 अन्य शब्द लिखो।
तो यहाँ पे उन्होंने र के जो डिफरेंट जो रूप हैं, अलग अलग जो रूप हैं, आपको पता है एक र हम पूरा लिखते हैं, जैसे रेखा में लिखते हैं, राजा में लिखते हैं तो र पूरा आता है। एक तो र ये रूप है जो आपको पता है। फिर एक ऊपर डालते हैं हम र, उसके बाद एक पैर में डालते हैं जैसे प्रश्न में, और उसके बाद ट्रक में जैसे उल्टी वी डालते हैं। तो इन सब से रिलेटेड उन्होंने बोला है, दो एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हैं पुस्तक में ऑलरेडी, तो हमें उन्होंने बोला 3 और ऐसी एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड आप लिखिए। तो मैंने ये भी आपके लिए लिखी हैं। पहले हम एक नज़र पहले वाले जो र पर डालते हैं। इन्होंने जो उदाहरण दी हैं एग्जाम्पल्स, नज़र और बधिर। और आगे मैंने अपने मन से लिखा, आप कोई भी र से अन्य शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे रजत, रबड़, रमेश। तो ये र का एक रूप था, जो र हम पूरा जो नज़र आ रहा है। आगे है दूसरा र जो ऊपर डाला जाता है किसी अक्षर के, जैसे वर्ष। और जो ऊपर डाला जाता है वो जिसके सिर के ऊपर होता है उससे पहले बोला जाता है, जैसे वर्ष, धैर्य। तो वर्ष में श के सिर के ऊपर है तो श से पहले बोला जा रहा है वर्ष, श बाद में आता है, र पहले बोला जा रहा है। ऐसे ही धैर्य, य के ऊपर हो तो र पहले बोला जा रहा है, वर्ष, धैर्य। और ये जो र होता है जो सिर के ऊपर होता है, ये स्वर रहित होता है, मतलब स्वर के बिना, मतलब तभी इसको आधा बोलते हैं। इसको बोलने में आधा समय लगता है। जैसे कर्म, मैंने जो उदाहरण दिया है, कर्म, धर्म या दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। तो यहाँ पे रज पर हम कम समय दे रहे हैं, क पे पूरा समय दे रहे हैं, म पे पूरा समय दे रहे हैं, र पर कम समय दिया जा रहा है, आधा। तो कर्म बोलने में, कर्म नहीं है ये कर्म, तो ऊपर जो है इसका मतलब र आधा है। धर्म नहीं है, धर्म। ऐसे दर्पण नहीं है, दर्पण। र ऊपर जो है कम समय ले रहा है। अगला है र जो पैर में डाला जाता है, उसकी उदाहरण क्या है, प्रतिक्रिया, प्रेम। तो जैसे मैंने आगे दिया क्रम, मैंने अब कर्म और क्रम में अंतर बोलती हूँ। उच्चारण में देखिए, ऊपर जो उदाहरण दी थी मैंने कर्म दी थी, र जो था कम समय ले रहा था। क्रम में र पूरा है, दिखने में लग रहा है जैसे कि र आधा है। जैसे प्रश्न में भी जो पैर में र है, ऐसे आपको लगता है कि आधा है, ये आधा नहीं है, ये पूरा र है। ये स्वर सहित है, मतलब स्वर के साथ है। बोलकर देखिए, क्र, क को कम समय लगा, र को पूरा समय लगा, क्र। ऐसी प्र, प्रश्न में प्र, पर नहीं है, प्र है, कर नहीं है, क्र है। तो इसका मतलब क आधा है, क बिना स्वर के है, पर र स्वर के साथ है। तो इसलिए र पर हम पूरा समय दे रहे हैं। क्रम, प्रश्न। और अंतिम जो मैंने एग्जाम्पल दी है, प्रभाव। पर भाव नहीं है, प पर आधा समय है, र पर पूरा समय है, पर पाँव में डाला जा रहा है। ठीक है। और जो पाँव वाला र होता है वो पूरा, इट मीन्स वो उसका उच्चारण जो है उसमें पूरा बोला जाता है उसको, और वो स्वर के साथ बोला जाता है। प्रभाव। अंतिम है र जो आपको उल्टी वी जैसा लगता है। एक्चुअली ये जो ऊपर अभी हमने जो पैर वाला र बोला वही र है। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों आपको ये उल्टी वी क्यों लगता है। जो ये वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, ये ट वाली जो लाइन है, ण को छोड़कर, अंतिम लेटर पंचम वर्ण को छोड़कर, ट, ठ, ड, ढ और ह, इन लेटर्स को हम आधा नहीं लिख सकते। जैसे क को आधा लिख लेते हैं, म को आधा लिख लेते हैं, ख को आधा लिख लेते हैं, च को आधा लिख लेते हैं, प को आधा लिख सकते हैं। मतलब बहुत से मोस्टली लेटर्स को हम आधा लिखते हैं, जहाँ पर जिसको हम स्वर के बिना शो करना होता है। तो वहाँ पे हम जैसे मक्खन, तो मक्खन नहीं है, मक्खन। तो क जो है आधा है, तो वहाँ पे उसको आधा लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। पर जो ये ट के जो लेटर्स हैं, ट की लाइन के जो ट वर्ग, ट कैटेगरी के जो लेटर्स हैं, ट, ठ, ड, ढ, इनको हम आधा नहीं लिख सकते। ट को आधा नहीं लिख सकते, ड को आधा नहीं लिख सकते। तो इसको आधा कैसे शो करेंगे, उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। हलंत का मतलब छोटी सी उसके पैर में एक तिरछी रेखा जो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है, वो हम छोटी सी लगाते हैं। जैसे छुट्टी, एक एग्जाम्पल है छुट्टी वर्ड, तो छुट्टी नहीं है, वो छुट्टी है। इसका मतलब कि छ के बाद जो ट आ रहा है वो आधा बोला जा रहा है। छुट्टी होता तो इट मीन्स हम हलंत ना लगाते, पूरा ट बोलते। छुट्टी, आज छुट्टी है, हम छुट्टी नहीं बोलते, छुट्टी बोलते हैं। तो जो ये वाला ट है, छ के बाद जो आ रहा है वो आधा है, पर आधा हम लिख नहीं सकते, उसको लिखने का कोई तरीका नहीं है। तो उसको शो करने के लिए हमें उसके नीचे हलंत साइन लगाना पड़ता है। हलंत का मतलब छोटी सी तिरछी रेखा जो ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ट्रक और ड्रम में भी डल रही है, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप वो जो लेफ्ट में जो छोटी तिरछी रेखा उसको भूल जाइए, जो ऊपर से नीचे को जा रही है, राइट टू लेफ्ट,
वो बाद में हम बात करते, पहले इसका हलंत समझ लो। ट के नीचे हलंत है, ट्रक में जैसे, है ना। तो यदि ट आधा लिखा और ट्र, अब देखो बोल कर दिखो ट्र, तो इट मीन्स ट आधा है तो हमने हलंत डाल दिया। अब र वही वाला है जो क्रम वाला है, जो प्रश्न वाला है, प्रकार वाला है, तो उसको पैर में हम जैसे डालते हैं, अब ट के पैर में भी वही र डाल दिया, ठीक है। तो वो दिखने में लग रहा है जैसे कि वो उल्टी वी है, साथ में के बाद जुड़ जाते हैं दोनों, जो ये छोटी छोटी तिरछी रेखाएं हैं, एक जो राइट टू लेफ्ट है, एक लेफ्ट टू राइट है, ठीक है ना। जो लेफ्ट टू राइट है, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट है, वो तो है हलंत, और जो ऊपर से नीचे राइट टू लेफ्ट है वो क्या है, र का जो ऊपर प्रकार वाला जो शेप है, पैर वाला र, वही है, ठीक है। अब आपको समझ में आया ये क्या है। जैसे ट्रक, ड्रम, ऐसी ड्रामा, ड्रा में ड आधा हलंत डाल दिया और र वही वाला प्रकार वाला डाल दिया या प्रश्न वाला डाल दिया, तो ड्रामा बन गया। ऐसे ही राष्ट्र, राष्ट्र नहीं है वो, राष्ट्र है। यदि ट पूरा होता तो हम राष्ट्र बोलते, राष्ट्र नहीं बोलते, राष्ट्र बोलते हैं हम। तो ट हलंत पहले शो किया आधा दिखाने के लिए, तो हमने लेफ्ट टू राइट छोटी रेखा खींची जिसको हलंत बोलते हैं, और उसके बाद जो र के लिए हमने राइट टू लेफ्ट छोटी रेखा खींची, तो वही प्रश्न वाली, ऊपर जो प्रश्न में हमने पैर में र डाला वही ट के पैर में र डाला, तो राष्ट्र बना। ऐसी ट्रेन, ठीक है। तो ये र के जो चारों रूप मैंने बताए हैं, इनकी आप और प्रैक्टिस करना, और एग्जाम्पल्स भी आप खुद मन से सोच कर लिखना या प्रैक्टिस करना। अगला तीसरा प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसमें परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, सफिक्स, एक होते हैं प्रीफिक्स और एक होते हैं सफिक्स। ये शायद आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी कक्षाओं में या इंग्लिश में पढ़ा होगा, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो यहाँ पे प्रत्यय मतलब जो शब्दांश, ये शब्दांश क्या है, पार्ट ऑफ द वर्ड है, ना कि वर्ड, क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो ये किसी मीनिंगफुल वर्ड के साथ जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे आप पहले आप उदाहरण देखिए तो आपको उसको समझ में आएगा। जैसे क्रोध, क्रोध एक वर्ड है, क्रोध का मतलब गुस्सा, मीनिंगफुल ये वर्ड है। अब इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा, ई का मतलब प्रत्यय, सफिक्स, ठीक है। ई का अपना कोई अर्थ हुआ, ई का कोई अर्थ नहीं है, पर जब ये क्रोध के साथ ई को हमने जोड़ा, ई को मात्रा के फॉर्म में जोड़ा, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा, तो बन गया क्रोधी। तो क्रोधी का मतलब जिसको गुस्सा आता है, ठीक है। तो क्रोध से बन गया नया शब्द क्रोधी। ऐसे ही हमने आगे उन्होंने कुछ और वर्ड शब्द दिए हैं, उनको भी उन्होंने बोला है, इसके साथ प्रत्यय भी उन्होंने दिए हैं, जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे पहला है लिख जमा आवट। अब लिख मतलब टू राइट, है ना, लिखना, तो उसमें आवट जोड़ा तो लिखावट बन गया, हैंड राइटिंग बन गया, उसका नया अर्थ बन गया। ऐसी स्त्री जमा त्व, स्त्री मतलब महिला, वोमेन, उसमें त्व जोड़कर क्या बना, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व मतलब होता है वोमेनहुड। कहानी जमा कार, कहानीकार, तो कहानी स्टोरी, कहानीकार मतलब जो स्टोरी राइटर होता है, ठीक है, तो नया शब्द बन गया। मूल जमा एक मौलिक, मौलिक मतलब ओरिजिनल, तो नया शब्द बन गया। गुण जमावती, गुणवती। बुद्धि जमा मान, बुद्धिमान, तो बुद्धि का मतलब समझ था, बुद्धि में जब हमने मान जोड़ दिया तो बुद्धिमान का अर्थ हो गया इंटेलिजेंट, समझदार बन गया, ठीक है। आगे लेखक जमा अक लिखा है, अक इज रॉन्ग, इट शुड बी ओनली क, तो मैंने काटा हुआ है, आप भी काट देना। अक लगाएंगे प्रत्यय तो लेखाक बन जाएगा, ठीक है। ये संधि का जो एक यहाँ पे फॉर्मूला लागू हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क प्रत्यय ही होना चाहिए, को काट दीजिए, मिसप्रिंट है। तो लेख जमा क तो बना लेखक, ठीक है। तो लेख का मतलब होता है निबंध, कुछ भी कहानी, कुछ भी समथिंग, और जब हम उसके साथ क जोड़ देंगे तो राइटर बन जाएगा, लेखक बन जाएगा। ऐसे पढ़ जमा आकू, पढ़ मतलब टू रीड, टू स्टडी, तो उसमें आकू लगा देंगे तो पढ़ाकू बन जाएगा, मतलब जो बहुत पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये थे प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में संख्या का कौन सा भेद है। तो आगे उन्होंने फिर कुछ शब्द दिए हैं और उन्होंने आगे संख्या के तीनों भेदों के नाम लिखे हैं, जो आपको पहले आपने यहाँ से शब्दों को देखना है, ये शब्द किस कैटेगरी में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं, जातिवाचक में या भाववाचक में, उसके अकॉर्डिंगली आपने टिक लगाना है। तो पहले क में जो दो शब्द हैं, हेलेन और अमेरिका, तो ये क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स है ना, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेलन भी किसी एक का नाम है, अमेरिका भी एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। अगला है ख, व्याकुलता और उलझन।
व्याकुलता क्या होता है? दुख, ठीक है। और उलझन क्या होता है? सम प्रॉब्लम। तो ये भी क्या, ये किस में आएगा? ना तो ये व्यक्ति में है ना ये जाति है, तो ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद ग है अखबार और गुरु। अब अखबार मतलब न्यूज़पेपर बहुत से होते हैं, गुरु भी बहुत, टीचर्स भी बहुत हैं, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, तो ये किस में आएगा? जातिवाचक में। तो जातिवाचक पर टिक करेंगे। अगला है कैथरीन और एनी, ये अगेन ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये कोई एक ही प्लेस का नाम है या एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। उसके बाद अंतिम दो शब्द हैं मातृत्व और अहंकार। अब मातृत्व मतलब मदरहुड, और अहंकार क्या होता है? प्राइड फीलिंग, घमंड। तो इसका मतलब ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है, तो उस पर आप टिक कीजिए। अब अगला है सुनो ध्यान से। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप अध्यापक या अध्यापिका या सीडी द्वारा बोले गए वाक्य सुनकर बिंदी या चंद्रबिंदु के शब्द लिखो। तो आप अब कक्षा में या कोई या आप टीचर का कुछ ऑडियो सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो उसमें जहाँ भी बिंदी वाले, बिंदी का मतलब जो किसी लेटर के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं जिसको अनुस्वार बोलते हैं, तो उसके वर्ड्स को लिखो, या चंद्रबिंदु वाले, चंद्रबिंदु मतलब जिसको अनुनासिक बोलते हैं। तो ये बिंदी वाले जो शब्द होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो केवल नाक से उनका उच्चारण होता है, और जो अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले होते हैं उसका उच्चारण मुंह और नाक से एक साथ होता है, ठीक है। अब जैसे बिंदी वाले मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं, अंग और संग। अब देखो अंग, अ के बाद ऊपर बिंदी है, तो जो नाक से वाली साउंड है ये है बिंदी की साउंड, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है, व्याकरण की भाषा में ये अनुस्वार है। तो अंग, संग, पंच, दंत, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है चंद्रबिंदु, और भी आप अपने मन से सोचिए और लिख सकते हैं, आप अपनी अलग से सूची बना सकते हैं। उसके बाद है चंद्रबिंदु जिसको अनुनासिक बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आंख, 5। अब देखो आ बोलते समय हमें नाक और मुंह दोनों से एक साथ साउंड आ रही है, हम ना तो अकेला नाक से बोल सकते हैं ना ये अकेला मुंह से बोल सकते हैं, तो इसको हम अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है, चंद्रबिंदु। तो आंख, 5, सांप, दांत, कांच आदि, ठीक है। अंत में कहा उन्होंने सोचो समझो, अगर हेलेन केलर को गुरु के रूप में एनी सुलिवन ना मिलती तो क्या होता? तो आप इस पर आप विचार कर सकते हैं कि एनी सुलेवन कौन थी? उनकी गुरु थी, और वो कितनी मतलब यदि वो ना मिलती तो हेलन की ज़िंदगी में अंधेरा ही छाया रह जाता है ना। अब उनके गुरु इतनी ने प्रेम से, धैर्य से और लगन से उस जो नेत्रहीन और बधिर जो एक बालिका थी उसको ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ना लिखना सिखाया, तो वो इतनी काबिल हो पाई कि उसने खुद ही कितने सारे शब्द भाषा सीखी और उसके बाद कितनी पुस्तकें लिख डाली। आज हम उसकी, हेलेन केलर की, उस बच्चे की, उस जो नेत्रहीन और बधिर थी एक बालिका जिसकी हम आज कहानी पढ़ रहे हैं, तो ये सब काबिल कैसे बन पाई? उस गुरु के कारण ही। तो आप इस तरह से और भी सोच सकते हैं। तो इस प्रकार अब मैं ये जो आज आपका पाठ है ये संपूर्ण होता है, और फिर हम मिलेंगे किसी अन्य पाठ के साथ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।